हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर चयन मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा पुंजला, जोधपुर। दिस इज़ आवर 4 लेक्चर फॉर मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लास्ट टर्न पे हमने टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को देखने की बात करी थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के डी ब्लॉक की किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षकों की स्थिति की तुलना चारों लिगैंड की स्थिति से करें तो चारों लिगैंड एक्स, वाई और जेड अक्ष के मध्य में स्थित हैं, परंतु वहाँ कोई भी डी लिगैंड की सीध में नहीं होता। सेंट्रल मेटल आयन के T2 कक्ष अक्ष के मध्य में होते हैं तथा E कक्ष अक्ष पे होते हैं। चारों लिगैंड्स भी अक्ष के मध्य में ही होते हैं, परंतु T2 कक्ष के सीध में नहीं होते। चूँकि T2 कक्ष लिगैंड के ज़्यादा नज़दीक है, अतः लिगैंड और धातु आयन के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से 5 डी ऑर्बिटल्स की जो संभ्रष्टता है वो समाप्त हो जाती है और T2 कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है एवं E कक्षकों की ऊर्जा में कमी होती है। अर्थात टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डी ऑर्बिटल्स इस तरह से स्प्लिट होते हैं कि T2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी 0.4 से बढ़कर और E ऑर्बिटल की एनर्जी 0.6 से कम होती है। मतलब ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं पांचों। यहाँ पे हम देखते हैं कि T2 की जो एनर्जी है वो 0.4 डेल्टा से F डेल्टा T से बढ़ी हुई है और ये यहाँ हम देख रहे हैं कि E कक्षकों की 0.6 डेल्टा T से कम होती हुई है। तो इलेक्ट्रॉन्स के E ऑर्बिटल्स में भरे जाने से ऊर्जा का उत्सर्जन तथा T2 कक्षकों में भरे जाने से अवशोषण होता है। यदि T2 और E कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समान रूप से भरे नहीं हैं तो तंत्र की ऊर्जा निकलेगी, जो तंत्र को स्थायित्व प्रदान करेगी, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। कोई E और T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर चतुर्फल के जटिलों का क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा T। T यहाँ पर टेट्राहेड्रल को शो करता है या 10dq से इसको दर्शाया जाता है। स्प्लिटिंग के बाद ऑर्बिटल्स में मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स का वापस से वितरण होता है और इलेक्ट्रॉन्स कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो कैलकुलेशन है वो इस फॉर्मूले से होती है, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। तो डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा O इज इक्वल टू डेल्टा T इज इक्वल टू 0.55 डेल्टा O। तो डेल्टा O इज इक्वल टू 2 डेल्टा T। अतः टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान डेल्टा T, ऑक्टाहेड्रल कॉन्फिगरेशन की क्रिस्टल एनर्जी का मान डेल्टा 0 से आधा होता है। यही कारण है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर लिगैंड्स का कोई प्रभाव नहीं होता, वहीं चतुष्फल के जटिल तथा उच्च चक्रण जटिल होते हैं। डेल्टा T का मान डेल्टा 0 से कम होने के 2 कारण हैं। अष्टफलकीय जटिल में 6 लिगैंड होते हैं, जबकि चतुष्फलकीय जटिल में 4 लिगैंड होते हैं, इसलिए स्प्लिटिंग कम होती है। अष्टफलकीय क्षेत्र में सारे लिगैंड अक्ष पर स्थित होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में लिगैंड अक्ष के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण कम होता है और इस वजह से स्प्लिटिंग कम होती है। अब हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग। यदि ऑक्टाहेड्रल व्यवस्था में Z अक्ष से Z अक्ष की तरफ से लिगैंड पूर्णतः हटा दिए जाते हैं तो वर्गाकार समतलीय व्यवस्था प्राप्त होती है। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति भी सममित केंद्र उपस्थित होता है। वर्गाकार सममित ज्यामिति में सममित केंद्र उपस्थित होता है। फ्री मेटल आयन के 5 डी ऑर्बिटल समभ्रश होते हैं। जब लिगैंड धातु की तरफ अग्रसर होता है तो धातु लिगैंड इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण की वजह से डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है और इनकी समभ्रष्टता नष्ट हो जाती है। वर्गाकार समतलीय क्रिस्टल क्षेत्र में 4 लिगैंड्स एक्स व वाई अक्ष की तरफ से धातु आयन की तरफ से अग्रसर होते हैं। एक्स और वाई
की तरफ धातु आयन की तरफ अग्रसर होते हैं तथा जेड अक्ष की तरफ कोई भी लिगैंड नहीं है। यहाँ पर जेड अक्ष की तरफ कोई भी लिगैंड नहीं है। यहाँ पर हम एक बार फिर देख लेते हैं कि ये एक्स और वाई अक्ष पर हमको लिगैंड दिखाई दे रहे हैं। एक्स और वाई अक्ष पर, जेड अक्ष पर कोई भी लिगैंड नहीं है। धातु आयन की तरफ धातु आयन के डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अक्ष एक्स व वाई अक्ष की तरफ होते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा में धातु लिगैंड इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण की वजह से सबसे अधिक वृद्धि होती है। डी जेड स्क्वायर से भी जेड अक्ष की तरफ है, परंतु यहाँ कोई लिगैंड नहीं होने के कारण इसकी ऊर्जा में सबसे अधिक कमी होती है। डी जेड स्क्वायर कक्षक अपने स्थायी होगा तथा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे अधिक अस्थायी होता है, ताकि बचे हुए तीनों कक्ष डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स के अक्षों के मध्य जो कि अक्षों के मध्य स्थित होते हैं, धातु लिगैंड इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम होता है, इसलिए इन कक्षकों की ऊर्जा में कमी आती है और तीनों कक्षकों की ऊर्जा में कमी समान रूप से होती है। और क्योंकि डी एक्स, डी जेड, डी वाई जेड कक्ष सिर्फ एक ही तरह के लिगैंड हैं, अतः जेड एक्सिस की तरफ कोई लिगैंड नहीं है, जबकि डी एक्स वाई और डी जेड एक्स व डी वाई जेड की तुलना में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर दो लिगैंड उपस्थित हैं। तो स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल में डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हम इस तरह से दिखाते हैं कि ये हमारे 5 डी कक्षक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये दो कक्षक, और ये है हमारा डी जेड स्क्वायर। उसके बाद ये डी एक्स वाई और ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा एस पी से दर्शाते हैं। यह डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ओ से अधिक होती है। तो डेल्टा एस पी इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा ओ। डेल्टा एस पी का मान डेल्टा ओ से ज़्यादा होता है, क्योंकि वर्गाकार समतलीय क्रिस्टल में जेड एक्सिस की तरफ कोई लिगैंड नहीं होता, इसलिए डी एक्स जेड और डी वाई जेड अक्षकों की तुलना में दो लिगैंड में अंतर किया होता है, जिससे लिगैंड धातु आयन के ज़्यादा नज़दीक होता है और प्रतिकर्षण अधिक हो जाता है, जिससे स्प्लिटिंग अधिक होती है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग को देखा। डी कक्षकों में जो है भिन्न भिन्न ज्यामिति में स्प्लिटिंग किस तरह से है। तो ये टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल में इस तरह से Teg कक्षक नीचे और T2g कक्षक इधर है। यहाँ ये सारे ऑर्बिटल्स डी कक्षक समभ्रंश हैं। ऑक्टाहेड्रल में हम देखते हैं कि T2g कक्षक यहाँ पर और Eg कक्षक ऊपर हैं, और स्क्वायर प्लेनर में हम देखते हैं कि डी जेड एक्स और डी जेड वाई अक्षक यहाँ पर, डी जेड स्क्वायर अक्षक उससे ऊपर, डी एक्स वाई उससे ऊपर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अक्षक सबसे ऊपर होते हैं। तो ये हमने तीनों तरह के स्ट्रक्चर में 5d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को इस तरह से समझा। अब हम आगे देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक। धन आयन की प्रकृति। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को सबसे पहले धन आयन की प्रकृति प्रभावित करती है, उसमें धन आयन पर आवेश। जैसे जैसे धन आयन पर आवेश बढ़ता है, या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, डेल्टा का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि अधिक आवेश युक्त केंद्रीय आयन लिगैंड को अधिक प्रभावकारी रूप से ध्रुवित करेगा और लिगैंड धातु आयन के ज़्यादा निकट आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन स्टेट +2 +3 +2 +3 है। तो यहाँ पर +2 जो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है उसमें डेल्टा ओ का मान अधिक, +3 में अधिक है। यहाँ पर +2 और +3 में हम देखते हैं तो +3 में डेल्टा ओ का मान अधिक है। दूसरा पॉइंट जो है प्रभावित करता है इसको, वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स जिसमें धनायनों पर समान आवेश, समान ज्यामिति और समान लिगैंड हो, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, तो धन आवेश पर यदि डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के साथ डेल्टा का मान बढ़ता है और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ कम होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट, एक्वा कोबाल्ट के एग्जाम्पल में डी पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर डेल्टा ओ का मान बढ़ रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन का मान अधिक हो रहा है तो डेल्टा ओ का मान कम हो रहा है। धातु आयन के डी कक्षकों की मुख्य क्वांटम संख्या 3d10 से 4d10 व डी कक्षक की मुख्य क्वांटम संख्या परिवर्तित होने से भी डेल्टा का मान परिवर्तित होता है।
3DN से 4DN में डेल्टा के मान में लगभग 30% से 50% की वृद्धि होती है और इसी प्रकार 4DN से 5DN में भी लगभग इतनी ही वृद्धि होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कक्षक का संख्या बढ़ती है 3 से 4 से 5, तो हम देखते हैं कि डेल्टा ओ की मात्रा में भी वृद्धि होती है। अगला पॉइंट जो है जो प्रभावित करता है लिगेंड्स की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति तथा स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रम केमिकल सीरीज़ है वो डेल्टा के मान लिगेंड की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। जो ये सीरीज़ में हम देखते हैं कि Br क्लोराइड, ये सीरीज़ हमने आपको पहले भी बताई थी। यहाँ पर लिगेंडों के लिए डेल्टा G का मान की गणना हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस सीरीज़ में हम अगर बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि डेल्टा O के मान में वृद्धि होती है। यहाँ पर क्लोराइड है, क्लोराइड के बाद यहाँ पर ये क्लोराइड है, क्लोराइड के बाद जल और जल के बाद हमने लिया है अमोनिया। तो यहाँ से इधर और इधर से इधर आने पर हम देख रहे हैं डेल्टा के मान में वृद्धि हो रही है। लिगेंड के आकार और आवेश पर भी प्रभाव पड़ेगा। यदि लिगेंड का आकार छोटा होगा तो लिगेंड प्रतिकर्षण कम होगा, जिससे लिगेंड धातु आयन के अधिक नज़दीक आ सकेगा। परिणाम स्वरूप प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होगा और डेल्टा का मान अधिक प्राप्त होगा। संक्रमण यहाँ पर हम देख रहे हैं आयोडीन ICl, BrCl और F, तो डेल्टा का मान इस सीक्वेंस में बढ़ता जाएगा। लिगेंड पर अधिक आवेश भी अधिक क्रिस्टल स्प्लिटिंग को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अधिक आवेश वाला लिगेंड अधिक ध्रुवणशील होगा और अधिक ध्रुवणशीलता के कारण Ml दूरी को कम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप डेल्टा के मान में वृद्धि होगी। जटिल की ज्यामिति से भी डेल्टा के मान को परिवर्तन आता है। डेल्टा SP इज़ ग्रेटर देन डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन डेल्टा T। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेल्टा O से डेल्टा SP 1.3 मान ज़्यादा होता है और डेल्टा O से डेल्टा T 4.5 मान कम होता है। इसी ऊर्जा को मापन अवशोषण स्पेक्ट्रा द्वारा किया जाता है। तो हमने आज क्या देखा? आज हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल्स किस तरह से स्प्लिट होते हैं उसको समझा। उसके बाद में हमने डेल्टा T, डेल्टा 0 और हमने यहाँ पे वर्ग स्क्वायर प्लेनर में डी कक्षकों के विभाजन को देखा और हमने तीनों तरह के डी कक्षकों के विभाजन की तुलना में हमने देखा कि डेल्टा T, डेल्टा O और डेल्टा SP के डी कक्षक किस तरह से स्प्लिट होते हैं। अंत में हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को धनायन की प्रकृति, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिगेंड की प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब इसके बाद का अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।